नमस्कार, इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों से। दिल्ली शराब नीति मामले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है। सिसोदिया पर अब अगली सुनवाई 4 मार्च को होगी। आपको बता दें कि रविवार को 8 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था। जांच एजेंसियों का कहना है कि आबकारी नीति को तैयार करने और कार्यान्वयन दोनों में अनियमितताएं थी। सीबीआई की तरफ से अदालत को बताया गया कि सिसोदिया ने शराब नीति में बदलाव करने के लिए तत्कालीन सचिव पर मौखिक रूप से दबाव बनाया था और उन्हें एक नया कैबिनेट नोट डालने का निर्देश भी दिया गया था। वहीं दिल्ली के डिप्टी सीएम की तरफ से पैरवी कर रहे वकील ने सीबीआई के आरोपों पर आपत्ति जताते हुए बताया कि सिसोदिया को सीबीआई की हिरासत में भेजे जाने की जरूरत नहीं है। सिसोदिया के वकील ने कहा कि दिल्ली के एलजी की मंजूरी से कमीशन बढ़ाने पर फैसला लिया गया था या अपराध है तो इसमें एलजी पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं सिसोदिया को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी भी आमने सामने हैं। दोनों की तरफ से क्या कुछ आरोप लगाए गए हैं, सुनिए। जो फैसला अभी अभी न्यायालय ने पारित किया है उसमें एक्यूज्ड नंबर 1 आबकारी घोटाला शराब घोटाला को सीबीआई कस्टडी में 4 मार्च तक के लिए दिया गया है। बहुत महत्वपूर्ण अहम फैसला सीबीआई कोर्ट द्वारा अभी अभी दिया गया है और जैसे कल से हम देख रहे हैं कि एक तरफ कानून अपना काम कर रहा है, जो जांच एजेंसी हैं वो ईमानदारी से भ्रष्टाचारियों को कानून के तहत कार्रवाई करती हैं, दूसरी तरफ कट्टर बेईमान और अराजक अपराध पार्टी ना संविधान का सम्मान करती है, ना न्यायालय का सम्मान करती है, ना जनता का सम्मान करती है और ना कानून का सम्मान करती है। सीबीआई ने राउज वेन्यू कोर्ट में पेश किया और कोर्ट के सामने ये दलील रखी कि मनीष सिसोदिया जी को रिमांड पर दिया जाए। कोर्ट ने बार बार पूछा कि जब पहली बार आपने मनीष सिसोदिया जी को बुलाया वो आ गए, आपने कल बुलाया वो भी आपके पास आए, पूछताछ आपने की, 5 दिन आपको किस लिए चाहिए? सीबीआई के पास कोई जवाब नहीं है, बस चाहिए। आज अभी सीबीआई जबरदस्ती की केवल रिमांड लेने की जिद पर अड़ी रही। कोर्ट ने रिमांड 5 दिन के लिए दी है। जिस तरह से आज तक मनीष सिसोदिया जी के घर पर छापा मारने के बाद सीबीआई को कुछ नहीं मिला, बैंक में छापा मारने के बाद कुछ नहीं मिला, गांव पे जाकर के सारा तहकीकात करने के बाद कुछ नहीं मिला, जिस तरह से पूरे देश भर में सैकड़ों जगह पर छापामारी करने के बाद आज तक कुछ नहीं मिला, कल 8 घंटे की जांच पूछताछ के बाद कुछ नहीं मिला, 5 दिन में भी कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न आज जो खड़ा हो रहा है, जिन तथ्यों को, जिन बातों के आधार पर सीबीआई कह रही है कि हमने गिरफ्तारी इसलिए की कि मनीष सिसोदिया जी ने पॉलिसी में हेराफेरी करी, लेकिन सीबीआई और पूरी भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की मोदी सरकार जिसका कंट्रोल, जिसके इशारे पर यह सारा खेल हो रहा है, पूरी भाजपा चुप है, पूरी केंद्र सरकार चुप है, पूरी सीबीआई चुप है, पूरी ईडी चुप है
कि जिस पॉलिसी में हेराफेरी, जिन तथ्यों के आधार पर हेराफेरी का आरोप लगाया जा रहा है, उस पॉलिसी के निर्माण में अंतिम मोहर दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने लगाई। जो फैसला अभी अभी की गिरफ्तारी से नाराज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देश भर में प्रदर्शन किया और बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। आम आदमी के कार्यकर्ताओं ने मनीष सिसोदिया की रिहाई की मांग करते हुए कहा कि यह बीजेपी की तानाशाही है। देश भर में बीजेपी के दफ्तरों पर पहुंचकर आप कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। तो ये 3 तस्वीरें आप देखते हैं दिल्ली, चंडीगढ़ और भोपाल की। देश भर में बीजेपी के खिलाफ जो है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया है और सिसोदिया की गिरफ्तारी को गलत बताते हुए उनकी रिहाई की मांग की है। साथ ही आप ये 6 तस्वीरें भी देख रहे हैं, ये दिल्ली आम आदमी पार्टी के दफ्तर की तस्वीरें देख रहे हैं। बीजेपी जो ऑफिस है दिल्ली में, वहाँ पे सिक्योरिटी देख सकते हैं। सिसोदिया के घर की तस्वीरें देख सकते हैं। साथ ही केजरीवाल के घर के बाहर सीबीआई हेडक्वार्टर में सुरक्षा जो है वो चाक चौबंद आपको हर जगह नजर आए। छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुए राष्ट्रीय कांग्रेस के महाअधिवेशन में हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा दिए गए विवादित बयान पर सूबे में राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अजय राणा ने सीएम सुक्खू से उनके बयान पर स्पष्टीकरण मांगा है। सुंदरनगर में अजय राणा ने कहा कि सीएम सुक्खू का कांग्रेस महासम्मेलन में हिंदू विचारधारा पर दिया गया बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी संविधान के मुताबिक एक पंजीकृत राजनीतिक दल है। भारतीय जनता पार्टी में सभी लोग बराबर हैं और धर्म निरपेक्षता इसका मूल मंत्र है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का ये बयान कि हिमाचल प्रदेश 97% यानी 97% हिंदुओं का प्रदेश है, भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की पार्टी है और हमने श्रीमती प्रियंका गांधी जी के साथ रणनीति तय की और हिंदुओं को शिकस्त दी। ये बयान दुर्भाग्यपूर्ण है, गैर जिम्मेदाराना है और अलोकतांत्रिक है। मैं मुख्यमंत्री जी को ये बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी संविधान के मुताबिक रजिस्टर्ड पार्टी है। हमारी पार्टी के लिए सब लोग बराबर हैं। ये एक पंथ निरपेक्ष पार्टी है। जाति, पंथ, संप्रदाय के साथ सबके साथ एक समान व्यवहार भारतीय जनता पार्टी करती है। एक पार्टी पंथ और संप्रदाय के नाम पर इस संविधान के तहत चुनाव प्रक्रिया नहीं हो सकती और पार्टी जो एक जाति, पंथ और संप्रदाय को मानती है वो चुनाव नहीं लड़ सकती भारतीय जनता पार्टी ने। और ऐसे में मुख्यमंत्री जी का यह बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। उनका व्यवहार एक पक्ष के लिए बहुत नरम है और दूसरे पक्ष के लिए उनका बहुत रूखा सा व्यवहार है। उनका व्यवहार वो हिंदू मुसलमान करते हैं। देश में तुष्टीकरण नहीं करना चाहिए और आपस में वैमनस्य नहीं फैलाना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को क्या ये संविधान ने ये इजाज़त दी है कि ये प्रदेश 97% हिंदुओं का है? क्या इस प्रदेश में मात्र हिंदू ही रह सकते हैं? नहीं ना, ये सबका बराबर का अधिकार है। इनका जो नजरिया, इन्होंने एक वर्ग के धर्म को उन्हीं का लोमा देकर बंद कमरे में प्रियंका गांधी जी के साथ रणनीति की बनाना तो छोड़िए, ये सार्वजनिक मंच से भी वो बात नहीं कर सकते क्योंकि धर्म हिंदू नहीं हारे और उसी धर्म को हरा रहे हैं। कम से कम अगर भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई है तो भारतीय जनता पार्टी से लड़ें। हम रविवार को हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें नोएडा के कैलाश हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वहां उनकी एंजियोप्लास्टी कराई गई है और 1 मार्च के बाद उनको अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है। आपको बता दें कि रविवार को उनके सीने में अचानक दर्द शुरू हुआ था, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने उनका हाल जाना और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की है। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला की अचानक देर रात तबीयत खराब
हिमाचल से सीधा नोएडा लाया गया। नोएडा के कैलाश अस्पताल में आपको बता दें, इसी कैलाश अस्पताल में जो शिव प्रताप शुक्ला है उनका इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि जो सीनियर डॉक्टर है उनकी देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। अब तक जो ये चीज़ पता चली, हार्ट की 2 वेरिस में ब्लॉकेज है, एक में 90% तो दूसरे में 70% ब्लॉकेज है। बताया जा रहा है कि जो डॉक्टर हैं, डॉक्टरों की जो टीम है, तकरीबन 2 महीने उनका इलाज चलेगा, जिसके बाद एक वो फिट हो पाएंगे, क्योंकि लगातार जो शिव प्रताप शुक्ला हैं उनको सांस लेने में तकलीफ थी और जो चेस्ट में प्रॉब्लम आ रही थी। डॉक्टर ने बताया, जो डॉक्टर गंभीर हैं जो उनको देख रहे हैं, उन्होंने बताया कि तकरीबन 2 महीने का वक्त लगेगा जो शिव प्रताप शुक्ला हैं उनको ठीक होने में। लगातार हम देख रहे थे जो शिव प्रताप शुक्ला है शिमला में जब वो थे, जो हमें पता चला कि जब वो शिमला में थे, जब से ही उनकी तबीयत में खामियां आ रही थी, तो वो फिर हिमाचल आए। हिमाचल के बाद जब उन्हें लगा कि राहत नहीं मिल रही, फिर वो नोएडा के कैलाश अस्पताल में आए और देर रात तकरीबन 11 बजे उनको भर्ती किया गया और जो सीनियर डॉक्टर हैं उनकी निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। इंडिया न्यूज़। उधर दिल्ली हाई कोर्ट ने अग्निपथ योजना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने केंद्र की अग्निपथ योजना के खिलाफ दायर सभी 23 याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि योजना में हस्तक्षेप करने की कोई वजह नहीं है। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने केंद्र सरकार की योजना पर मोहर लगाते हुए याचिकाकर्ताओं को राहत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद पिछले साल 15 दिसंबर को निर्णय जो लिया था उसको सुरक्षित रख लिया था। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा है। कश्यप ने कहा कि ओपीएस बहाली पर मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। सुरेश कश्यप ने विधानसभा चुनाव में किए गए वादों के मुताबिक सुक्खू सरकार द्वारा कोई गारंटी फर्स्ट कैबिनेट में पूरी न किए जाने को वादा खिलाफी बताया है। उन्होंने पहली कैबिनेट में महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन और सरकारी नौकरियों के दावे पर भी कई सवाल खड़े किए हैं। लेकिन फिर भी धूमल जी के टाइम में कर्ज मात्र 27,000 करोड़ था। जब वीरभद्र जी 2017 में हटे तो 55,000 करोड़ पे पहुंच गया था और जब जयराम जी कुर्सी से हटे तो 69,000 करोड़ पे था। ये 75 बताने की बात करते हैं, लेकिन 69,000 करोड़ का कर्जा था और 69,000 करोड़ में से भी 55 से 69 में 24,000 करोड़ बनता है, 24,000 करोड़ बनता है और 24,000 करोड़ में से भी 14,000 करोड़ रुपया हमने जो इनके समय की देनदारियां थी, जो इन्होंने कर्ज लिया था, उसके ऊपर जो ब्याज हो गया था, उस ब्याज को देने में खर्च किया। केवल मात्र अब 10,000 करोड़ पे हमने तो कोविड से भी लड़ाई लड़ी। हमारे टाइम में तो कोविड भी आया। कोविड के समय में क्या स्थिति हो गई थी, लोगों को राशन दिया, लोगों को फूड पैकेट दिए, लोगों के खातों में पैसा डाला और ये सब हमको करना पड़ा। ऐसे समय में स्वास्थ्य संस्थानों को मजबूत करना पड़ा, हमको हॉस्पिटलों में बेड की संख्या बढ़ानी पड़ी, ऑक्सीजन की व्यवस्था करनी पड़ी, वैक्सीनेशन की व्यवस्था करनी पड़ी और इस ढंग के काम उनको करने पड़े। सरकार ने बहुत बद्दी के काठा में नाले में अज्ञात शव बरामद हुआ है, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नालागढ़ अस्पताल भेजा है। दरअसल औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के काठा में सोमवार सुबह कुछ प्रवासी लोगों ने नाले में पड़े एक व्यक्ति के शव को देखा, जिसके बाद इसकी सूचना बद्दी पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही बद्दी पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों की मदद से शव को नाले से बाहर निकाला और देखने से पाया गया कि शव 2 से 3 दिन पुराना है। गली सड़ी हालत में होने के कारण शव की शिनाख्त जो है अब तक नहीं हो पाई है। पुलिस को शव के पास से एक खराब मोबाइल फोन भी मिला है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। जिला बिलासपुर के गांव नेरी सारली की एक किसान महिला रीमा देवी ने अपनी जमीन में चरने के लिए बकरियों को छोड़ा था, तो अचानक रेलवे ट्रैक के लिए निर्मित टनल नंबर 14 के पास कथित डीबीएल कंपनी द्वारा फेंके गए केमिकल को चाटने से एक बकरी और 4 बकरों की मौके पर
मौत हो गई। बकरियों की मालिक रीमा देवी ने बताया कि उनकी भूमि का रेलवे स्टेशन के लिए अधिग्रहण करने के बाद खेती के लिए बहुत कम भूमि बची है, जिस कारण उन्हें अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए भेड़ बकरियां पालनी पड़ रही है। जब उन्होंने बकरियों को चराने के लिए छोड़ा तो उन्होंने DBL कंपनी द्वारा खुले में फेंके गए केमिकल को चाट लिया, जिससे उनकी तत्काल मौत हो गई। उन्होंने कहा कि इन बकरियों के मरने से उन्हें लगभग 1 लाख रुपए की हानि हुई है। रीमा देवी ने इस मामले की शिकायत पुलिस में करके न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। उन्नीस से 25 फरवरी तक मंडी में आयोजित हुए अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव की सांस्कृतिक संध्याओं में प्रस्तुति में मंडी जिला की 4 संस्थाओं को शामिल न करने पर शिवरात्रि मेला कमेटी पर अनदेखी के आरोप लगे हैं। इन संस्थाओं का आरोप है कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियों में राजनीति की गई, जिस कारण इनकी अनदेखी हुई है। संस्थाओं का कहना है कि इनके कलाकार वर्षभर सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं, लेकिन इस बार उन्हें शिवरात्रि महोत्सव के दौरान सांस्कृतिक संस्थाओं कार्यक्रम के लिए पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया। सोमवार को इन सभी संस्थाओं ने उपायुक्त मंडी अरिंदम चौधरी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। नूरपुर ब्लॉक के राजकीय प्राथमिक पाठशाला सुलियाली में समग्र शिक्षा अभियान के तहत निपुण मेले का आयोजन किया गया, जिसमें ब्लॉक खंड शिक्षा अधिकारी राम गोपाल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और उनके साथ सुलियाली पंचायत प्रधान सुनील कुमार, VRCC अधिकारी शैलेंद्र, SSC प्रधान अनुबाला विशेष रूप से शामिल रहे। इस निपुण मेले में नर्सरी से लेकर 5वीं कक्षा तक के नन्हे मुन्ने बच्चों ने अपनी अपनी एक्टिविटीज करके कई विषयों पर अपनी प्रस्तुति दी, प्रोजेक्ट तैयार करके अपनी योग्यता का परिचय भी दिया। जो आज कार्यक्रम चला हुआ है, इसके बारे में कुछ जानकारी देंगे? नमस्कार सर। ऐसे है कि हिमाचल प्रदेश में और भारतवर्ष में यह अभियान जो है वो पिछले वर्ष से आरंभ किया गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत निपुण हिमाचल और निपुण भारत, इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की गतिविधियां जो है वो पाठशालों में करवाई जा रही है। मुख्य उद्देश्य बच्चों को वो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग बाय डूइंग्स, प्ले वे मेथड्स, इन चीज़ों के ऊपर जो है वो ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। और इसके अंतर्गत हमारे जो प्री प्राइमरी स्कूल्स हैं वहाँ पर बच्चों को इस वर्ष 335 रुपये TLM के ऊपर दिए जा रहे हैं प्रति बच्चे के ऊपर, और साथ में जो हमारे 1st to 5th स्टूडेंट्स जितने भी हैं उनको 500 रुपया प्रति छात्र खर्च किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हमें जो है वो बच्चों की जो एजुकेशन है इसको किस प्रकार से रोचक बनाना है, ताकि बच्चे पाठशालों में आकर किसी भी प्रकार का भय या किसी प्रकार का कोई बोझ अनुभव ना करें। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग्स के ऊपर काफ़ी फोकस किया जा रहा है, और विशेषकर हमारी ये पाठशाला राजकीय प्राथमिक पाठशाला सुलियाली, यहाँ पर हमारे केंद्रीय मुख्य शिक्षिका श्रीमती कुसुम गुलेरिया जी और साथ में हमारे नाहन जिला में HIV से संक्रमित रोगियों को अब इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में शीघ्र ही HIV संक्रमित रोगियों की सुविधा के लिए ART सेंटर यानी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी की सहूलियत उपलब्ध होगी। इससे पूर्व इन रोगियों को दवाओं और अन्य उपचार के लिए देहरादून या फिर शिमला जाना पड़ता था। इसी को लेकर अब डॉक्टर YS परमार मेडिकल कॉलेज में स्थान का चयन कर लिया गया है और जल्द यहां पर सेंटर कार्यशील हो जाएगा। तो आपको बता दें कि अब सिरमौर ज़िले के जो लोग हैं, जो HIV पॉजिटिव लोग हैं, उन्हें अब इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, दूसरी मीटिंग जो हमारी थी वो डिस्ट्रिक्ट एड्स कंट्रोल सोसाइटी की कमेटी की थी, जिसके तहत हमने जो हमारे HIV पॉजिटिव पेशेंट जो हैं उनको किस प्रकार की सुविधा दी जा रही है, उनकी सुविधाओं में कोई कमी ना हो, उसके बारे में चर्चा की गई।
इसमें पाया गया कि जो हमारे पेशेंट जिला के हैं वो ART के लिए, उनको मेडिसिन के लिए जो या तो देहरादून जाना पड़ता है या फिर उनको शिमला जाना पड़ता था, तो आज ये डिसाइड हो गया कि उसका ART सेंटर जो हमारा मेडिकल कॉलेज नाहन में जो शुरू होगा, एक उसके लिए हमने जगह की व्यवस्था भी कर ली है, डॉक्टर्स वगैरह की टीम भी वहाँ पे डिप्लॉय कर दी गई है और मंडे से जो है वो हमारी फैसिलिटी जो है वो वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। अब जिला के जितने भी हमारे HIV पॉजिटिव पेशेंट हैं उनको मेडिसिन के लिए जिला में ही उसकी सुविधा जो उपलब्ध रहेगी, उनको आगे पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है। और जब मेरे साथ इतना ही, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।